एक जली हुई गाड़ी, दो राख हो चुकी लाशें और एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें आज तक उधड़ रही हैं। आज के इस इन्वेस्टिगेशन में हम 2023 के भिवानी हत्याकांड की गहराइयों में उतरेंगे। ये महज एक क्राइम नहीं था, बल्कि इसके तार इतने उलझे हुए हैं कि हर एक सुराग एक नए और परेशान करने वाले सवाल को जन्म देता है। हम तथ्यों, पुलिस की जांच और उन चौंकाने वाले मोड़ों पर नजर डालेंगे जो इस डार्क केस में अब तक सामने आए हैं। किसी ने सच ही कहा है, सबने आग देखी, लेकिन किसी ने घटनाओं की उस छिपी हुई कड़ी पर ध्यान नहीं दिया। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक दिल दहला देने वाला हादसा लगता है, लेकिन उस जली हुई बोलेरो के पीछे जो कुछ भी हुआ वो अचानक से रातों रात नहीं हो गया था। तो उस खौफनाक रात आखिर हुआ क्या था, जो एक मामूली विवाद से शुरू होकर इतने खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया? चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस केस का पहला अध्याय, एक खौफनाक रात। 15 फरवरी 2023, राजस्थान का भरतपुर इलाका। यहां से दो लोगों का अपहरण होता है। जांच से जो बातें सामने आईं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उसी रात उन्हें रास्ते में रोका जाता है और एक गाड़ी के अंदर उनके साथ बेइंतहा क्रूरता की जाती है। और फिर अगली ही सुबह 16 फरवरी को हरियाणा के लोहारू में एक जली हुई बोलेरो बरामद होती है। महज 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर दो जिंदगियां पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील कर दी गईं। ये दो लोग आखिर थे कौन? पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये राजस्थान के घाटमीका गांव के रहने वाले थे। 25 साल का नासिर और 35 साल का जुनैद। अब यहाँ एक अहम जानकारी पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है। जुनैद का एक पुराना पुलिस रिकॉर्ड था, उस पर गो तस्करी के 5 मामले पहले से दर्ज थे और बताया जाता है कि इसी बात के चलते कथित गौ रक्षकों के एक समूह ने उन्हें अपना निशाना बनाया था। अब लाशें तो मिल गईं, लेकिन असल कातिल कौन थे? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, सबूतों की तलाश। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ना शुरू की तो सबसे पहले मेवात के गौरक्षा प्रमुख रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। हरियाणा के जींद से एक सफेद स्कॉर्पियो बरामद हुई। यही वो गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल अपहरण और मारपीट में किया गया था। जब राजस्थान पुलिस ने डीएनए और उस स्कॉर्पियो में मिले खून के निशानों की जांच की तो शक यकीन में बदल गया। वो खून नासिर और जुनैद का ही था। इसके बाद जो चार्जशीट दायर की गई उसमें 21 लोगों के नाम सामने आए। इनमें सबसे चर्चित नाम था मोनू मानेसर, जो हरियाणा गौरक्षा टास्क फोर्स का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है। इसके अलावा रिंकू सैनी, श्रीकांत आजाद आर्य और लोकेश सिंगला जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे। कई महीनों तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, जिसके चलते काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। और सिस्टम की इन्हीं खामियों से जुड़ता है कहानी का तीसरा अध्याय, पुलिस और प्रशासन पर सवाल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा सच सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जिस सफेद स्कॉर्पियो का इस्तेमाल इस भयानक वारदात में हुआ था, वो कोई आम या प्राइवेट गाड़ी नहीं थी। वो हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग की गाड़ी थी। जरा सोचिए, एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल इतने खौफनाक काम के लिए। इस अकेले खुलासे ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में कुछ दावों ने पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। परिवारों और कुछ आरोपियों का कहना था कि जब नासिर और जुनैद बुरी तरह घायल थे तब उन्हें फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लेने से ही साफ मना कर दिया। अगर ये सच है तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? खैर, इन गंभीर आरोपों के बाद आधिकारिक तौर पर हरियाणा पुलिस ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लापरवाही की जांच के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया। केस अदालतों में खिंच रहा था, लेकिन फिर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमारा चौथा अध्याय, 2025 का चौंकाने वाला मोड़। मैं आज अपनी जान देने जा रहा हूं। 3 लोगों की रोजाना की धमकियों से तंग आ चुका हूं। वे रोज नए गुंडे भेजते हैं। ये आखिरी शब्द थे लोकेश सिंगला के। वही लोकेश सिंगला जो उन 21 आरोपियों में से एक था और लगातार फरार चल रहा था। अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए इस वायरल वीडियो ने डर, धमकियों और मानसिक प्रताड़ना की एक बिल्कुल नई और खौफनाक परत खोलकर रख दी। 5 जुलाई 2025 को लोकेश ने पलवल के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उसने अपने उत्पीड़न का जिम्मेदार पुलिस को नहीं, बल्कि खुद अपने संगठन बजरंग दल के सदस्यों को ठहराया। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बजरंग दल के भरत भूषण, अनिल कौशिक और हरकेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस एक घटना ने दिखा दिया कि इन गुटों के भीतर किस कदर ब्लैकमेलिंग और सत्ता का खेल चल रहा था।
जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो उसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहता। ये हमारा आखिरी अध्याय है, समाज और न्याय की गुहार। इस पूरी घटना ने समाज को दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं में बांट दिया है। एक तरफ आलोचकों का साफ कहना है कि जब कानून व्यवस्था ढीली होती है और राजनीतिक शह मिलती है, तब ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशल हिंसक समूहों का दुस्साहस बढ़ता है, जो खुद ही सजा तय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष और कई हिंदू संगठनों का तर्क है कि मारे गए लोग अवैध पशु तस्करी जैसे कामों में शामिल थे और ये सब उसी का नतीजा था। ये ध्रुवीकरण आज भी इस बहस के केंद्र में है। लेकिन हमें समझना होगा कि भिवानी हत्याकांड कोई इकलौती अलग थलग घटना नहीं थी। राजस्थान और हरियाणा के इस बॉर्डर इलाके में ये एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। 2017 की अलवर मॉब लिंचिंग याद है, या फिर उमर मोहम्मद और रकबर खान की हत्या, और उसके बाद 2023 का ये भिवानी केस। ये सभी घटनाएं एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस इलाके में जमीनी हालात कितने गंभीर और संवेदनशील बन चुके हैं। तो अब आखिर में हमारे सामने ये सवाल बचता है कि भिवानी की उस खौफनाक रात का असल अंजाम क्या होगा। एक तरफ वो परिवार हैं जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन गुटों के अंदर ब्लैकमेलिंग और आत्महत्याओं का अलग ही खेल चल रहा है। क्या कभी इस केस में पूरी तरह से न्याय हो पाएगा, या फिर ये एक और अनसुलझी डार्क इन्वेस्टिगेशन बनकर इतिहास के पन्नों में दब जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सिस्टम की हकीकत पर सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है।